दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन न केवल डिटेरेंस का काम करता है बल्कि किसी देश को इतनी ताकत प्रोवाइड करता है जिससे वो दुनिया के भविष्य का फैसला कर सके। शायद यही कारण है कि वर्ल्ड पावर्स ने समय के साथ इसके प्रेवलेंस को कम करने के लिए कई रूल्स और ट्रीटी साइन की। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे स्टेप्स की मदद से वर्ल्ड पावर्स ने इस बात को एंश्योर करना चाहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी ऐसे हॉस्टाइल स्टेट के हाथ ना लग जाए जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा हो। लेकिन इसके बावजूद हम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे स्टेट्स के पास आज न्यूक्लियर वेपन्स देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने मई 28, 1998 के दिन बलूचिस्तान प्रोविंस में 5 साइमल्टेनियस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हुए खुद को न्यूक्लियर वेपन कैपेबल घोषित किया था। पाकिस्तान द्वारा किए गए ये टेस्ट इंडिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्स थे, जिसने 11 से 13 मई के बीच 1998 में पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। जहां एक और नॉर्थ कोरिया अपने डिक्टेटरशिप के कारण एक कंसर्न है, वहीं पाकिस्तान के टेररिस्ट लिंक, आईएसआई का तालिबान और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ रिलेशन एक ज्यादा सीवियर थ्रेट पोज करता है। लेकिन सवाल है कि कैसे इतने रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो देश जो टेक्नोलॉजिकली आज भी इतना बैकवर्ड है, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में सफलता हासिल की। क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान यूएस जैसी पावर्स को इसकी कोई खबर नहीं थी, और यदि थी तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए? आज इस सारे सवालों के जवाब हम इस डिस्कशन के माध्यम से ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल किया और इसमें यूएस ने क्या रोल प्ले किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, अब्दुल कादिर खान या एक्यू खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 के दिन इंडिया के भोपाल में हुआ। 1947 में खान के चाइल्डहुड के दौरान इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली, जिसके साथ इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज को बाइफरकेट कर पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। एक्यू खान ने 1952 में इंडिया से माइग्रेट कर वेस्ट पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। पाकिस्तान माइग्रेट करने के बाद एक्यू खान ने साइंस में अपनी रुचि दिखाई और 1960 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मेटलर्जी में डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और फॉरेन लर्निंग ऑफर्स का फायदा उठाकर उन्होंने अगले 1 दशक तक विदेश में पढ़ाई की। उनकी फॉरेन स्टडीज की शुरुआत वेस्ट बर्लिन से हुई और फिर नीदरलैंड्स में उन्होंने 1967 में मेटलर्जी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1972 में यूरेनको नाम की कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लैबोरेटरी ने उन्हें हायर किया। दोस्तों, यूरेनको ब्रिटिश, जर्मन और डच कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे 1971 में न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होने वाले यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया था। इस कंपनी का मकसद हाई स्पीड पे ऑपरेट होने वाले सेंट्रीफ्यूग्स की रिसर्च और डेवलपमेंट करना था, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा सके। फिजिकल डायनेमिक्स में हायर किए जाने के बाद खान को इनिशियली एक लो सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाता, लेकिन लूपहोल्स का फायदा उठाकर वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तक अपनी एक्सेस बना लेते थे। दोस्तों, इसी दौरान किसी कारण से एक्यू खान को एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स के जर्मन डॉक्यूमेंट्स को डच में ट्रांसलेट करने का काम असाइन किया जाता है। इससे मिस्टर खान के पास एडवांस सेंट्रीफ्यूग से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसकी मदद से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरोपियन एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, ये वो दौर है जब पाकिस्तान ने इंडिया से एक बड़ी हार का सामना किया था। इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट ने 1971 में पाकिस्तान की लगभग आधी टेरिटरी को उससे अलग कर बांग्लादेश का क्रिएशन किया था। इसके अलावा मिसेस गांधी के सपोर्ट के बाद इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा नाम के न्यूक्लियर टेस्ट को भी सक्सेसफुली अंजाम दिया था। इन इवेंट से हेविली इन्फ्लुएंस होकर एक्यू खान ने सितंबर 17, 1974 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को कम्युनिकेट करते हुए पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक बॉम्ब बनाने की पेशकश की। मिस्टर खान ने दावा किया कि वो पाकिस्तान के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और इसके लिए यूरेनियम रूट का यूज करना बेटर होगा, जिसमें वो असिस्ट कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम पाथ पर रिलाई कर रहा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और प्री प्रोसेसिंग पे डिपेंड हुआ करती थी। दिसंबर 1974 में मिस्टर भुट्टो की मुलाकात एक्यू खान से होती है और वो उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं। 1975 में पूरे साल मिस्टर खान यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूग्स की ड्राइंग अपनी कंपनी से चोरी करने में लग जाते हैं, जिसके साथ उन्होंने यूरोपियन सप्लायर्स की लिस्ट भी असेंबल की, जो उन्हें इन डिवाइसेस के लिए रिक्वायर्ड पार्ट्स डिलीवर कर पाए।
दिसंबर 15, 1975 के दिन मिस्टर खान नीदरलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं और उनके साथ पाकिस्तान पहुंचनी है उन सेंट्रीफ्यूग्स की ब्लूप्रिंट और सप्लायर्स की लिस्ट जिसकी मदद से आगे चलकर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। पाकिस्तान आने के बाद खान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC में मुनीर अहमद खान के साथ काम किया, लेकिन डिफरेंसेस इरप्ट होने के बाद में मिड 1976 में मिस्टर भुट्टो के डायरेक्शन के अंडर खान ने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी डेवलप की। इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित कहूटा में एस्टैब्लिश्ड इस लैब के नाम को बदलकर 1981 में खान रिसर्च लेबोरेटरी कर दिया गया। यही लैब AQ खान की वर्किंग बेस बनी, जहां उन्होंने जर्मन डिजाइन पे बेस्ड सेंट्रीफ्यूग्स बनाए जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्यूल प्रोवाइड करने वाली थी। अर्ली 1980s में पाकिस्तान ने चाइना से ही उसके न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट एक्वायर किया, जिसे चाइना ने 1966 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था। जहां एक और AQ खान ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर नीड सेटिस्फाई करने के सारे रास्ते खोल दिए थे, वहीं मिड 1980s में खान ने दुबई, मलेशिया और दुनिया के कई कोनों में फेक कंपनीज क्रिएट की जो ग्लोबल ब्लैक मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की न्यूक्लियर फ्यूल रिलेटेड सेंट्रीफ्यूग्स, कंपोनेंट्स, डिजाइन्स और एक्सपर्टीज सेल करने वाली थी। AQ खान के कस्टमर्स में ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया शामिल थे। ईरान ने खान द्वारा बेचे गए डिजाइन्स की मदद से एक पाकिस्तानी मॉडल बेस्ड यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स भी बनाया था। इसके अलावा AQ खान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने की डील की। इस दौरान खान ने एटलीस्ट 13 टाइम्स नॉर्थ कोरिया विजिट किया। कहा जाता है कि पाकिस्तान की घौरी बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया के थ्रू एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी पे डेवलप की गई है। लीबिया ने भी खान द्वारा सप्लाइड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को इनिशिएट किया, जिसे 2003 में रोका जा सका। 31 जनवरी 2004 को पाकिस्तान पर बढ़ते US प्रेशर के कारण AQ खान को अरेस्ट किया जाता है और 4 फरवरी को वो पाकिस्तान की टीवी पे लाइव आकर अपने गुनाह कबूल करते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे परवेज मुशर्रफ उन्हें पार्डन करते हुए 2009 तक हाउस अरेस्ट की सजा सुनाते हैं। 10 अक्टूबर 2021 के दिन AQ खान की कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद डेवलप हुए लंग प्रॉब्लम से डेथ हो गई और इस तरह से एक ऐसा शख्स जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर मानती है, जिसने इस दुनिया के कई इररिस्पॉन्सिबल पावर्स को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने का काम किया, उसने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन पाकिस्तानी तो AQ खान को एक सिंबल ऑफ प्राइड मानते हैं, जिसने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की। खैर, अगले सेक्शन में हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में US के रोल को समझते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो पाए कि USA यदि चाहता तो पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं होता। दोस्तों, नेदरलैंड्स के फॉर्मर PM रुड लबर्स ने 2005 में रिवील किया था कि 1975 में ही डच अथॉरिटीज को मिस्टर खान के ऊपर सस्पेशन हो चुका था। इसके बाद वो उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे। AQ खान के कंडक्ट्स पहले से ही शक के घेरे में थे और सेंट्रीफ्यूग डिजाइन्स के एक्सेस को हासिल करने के दौरान भी डच अथॉरिटीज ने कई सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस की थी। डच अथॉरिटीज ने AQ खान को 2 बार अरेस्ट करने की भी कोशिशें की, 1975 में और 1986 में, लेकिन दोनों बार AQ खान के सपोर्ट में US के CIA ने डच पुलिस को एक्शन लेने से रोक दिया। ल्यूबर्स के अकॉर्डिंग हर बार CIA ने इंटरवीन करते हुए केवल एक ही मैसेज रिपीट किया, गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन बट डोंट अरेस्ट हिम। दोस्तों, US के इन एफर्ट्स के बावजूद नेदरलैंड्स में AQ खान के देश छोड़ने के बाद उनके अब्सेंस में उन पर ट्रायल्स चले। इन ट्रायल्स के दौरान उन्हें दोषी पाया गया और इस चोरी के लिए उन्हें 4 सालों की सजा सुनाई गई। 1983 के इस जजमेंट ने AQ खान द्वारा नेदरलैंड से यूरेनियम एनरिचमेंट सीक्रेट चोरी करने के इल्जाम को साबित कर दिया, लेकिन मिस्टीरियसली एम्स्टर्डम कोर्ट की ये फाइल्स कहीं खो गई। कोर्ट के मेन जज का यह मानना था कि इन फाइल्स के गायब होने के पीछे CIA का हाथ है। दोस्तों, आगे चलकर एक अपील कोर्ट ने AQ खान को सुनाई गई इस सजा को ओवरटर्न कर दिया और नेदरलैंड गवर्नमेंट ने भी केस आगे परस्यू करने से इनकार कर दिया। ये दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि शायद ये डच टेरिटरी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई सबसे बड़ी कंसिक्वेंशियल क्राइम थी, लेकिन नेदरलैंड गवर्नमेंट ने इस केस को बीच में ही ड्रॉप करने का फैसला किया। दोस्तों, इन सारे कंफ्यूजन्स का आंसर उस समय की जियोपॉलिटिक्स दे सकती है। आज भले ही US इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन जिस समय AQ खान को डच अथॉरिटीज अरेस्ट करने वाली थी, उस समय US
पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए जाने को लेकर ऑफेंसिव नहीं था। इसके दो कारण थे, इंडिया और यूएसएसआर। इंडिया द्वारा 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करना और सोवियत इंडियन फ्रेंडशिप जो 1971 के इंडो पाक वॉर में खुलकर दिखती है, और वो यूएस के लिए कंसर्न बनी। यूएस के लिए न्यूक्लियर कैपेबल पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट एक बैलेंस की तरह था, जिससे वो रीजन में अपनी डोमिनेंस बनाने में यूज कर सकते थे। दोस्तों, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में चाइना ने भी मदद की थी। 1982 से चाइना ने इंडिया से म्यूचुअल राइवलरी को देखते हुए पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की ब्लूप्रिंट और 2 एटॉमिक वेपन्स बनाने भर के लिए वेपन्स ग्रेड यूरेनियम सप्लाई किए। इसके अलावा चाइना ने यूएस को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि न केवल उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टॉलरेट करना चाहिए, बल्कि उन्हें पाक गवर्नमेंट को और ज्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री एड भी देनी चाहिए। चाइनीज लीडर डेंग ज़ाओपिंग ने पाकिस्तानी लीडर जियाउल हक के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बात पे भी कन्विंस किया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर इंडिया एक प्रो सोवियत स्टेट बनने के कगार पर है। जी हाँ, चाइना भले ही कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वो एक पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते एंटी सोवियत स्टैंड ले रहा था और इस दौर में एक अमेरिकन एलाई जैसा बिहेव कर रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर यूएस के लीनियंट बिहेवियर को कुछ ऑफिशियल यूएस मेमोज और लेटर्स भी रिवील करते हैं, जिनमें ये रिवील किया गया कि अमेरिका के पास 2 ऑप्शंस थे। या तो वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले असिस्टेंस पर रोक लगाएं, जिससे इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से काफी आगे निकल जाएगा और आने वाले समय में पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी सिक्योरिटी रिलेशनशिप एंड कर लेता, जिससे उस समय अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट चल रहे वॉर से यूएस कट ऑफ हो जाता। इस कट ऑफ के कारण यूएस के साउथ वेस्ट एशिया में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैम्पर होते और यूएसएसआर को अपर हैंड हासिल होता। दोस्तों, इस रिपोर्ट में दोनों आउटकम्स को यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सीरियस डिफीट बताया गया था। यूएसए के लिए उस समय इंडिया एक पोटेंशियल थ्रेट तो था ही, ऊपर से अफगानिस्तान वॉर में यूएसए किसी भी कीमत पर यूएसएसआर को जीतने नहीं देना चाहता था, चाहे वो कीमत न्यूक्लियर वेपन के थ्रू ही क्यों न चुकानी पड़े। यूएसए के लिए उस सिचुएशन में यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को सबड्यू करना किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा अहम था। ये यूएस गवर्नमेंट के 1980 के एक दूसरे मेमो में भी क्लियर किया गया, और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में कट डाउन करने के लिए यूएसए के लिए सबसे अहम था पाकिस्तान का सपोर्ट, जिसकी मदद से वो अफगानी फाइटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। यूएसए ने अपनी रिपोर्ट की बातों को मानते हुए पाकिस्तान के साथ $3.2 बिलियन की एक एग्रीमेंट साइन की, जिसमें इन पैसों के साथ वो पाकिस्तान के साथ 6 इयर्स का सिक्योरिटी और डेवलपमेंट असिस्टेंस पैकेज साइन करेंगे, और बदले में पाकिस्तान को न्यूक्लियर डेवलपमेंट में खुद को रेस्ट्रेन करना होगा। यूएसए ने इस बात की भी उम्मीद की थी कि पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनने के बाद वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करने के लिए भी कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के इन एफर्ट्स के कारण आज हम साउथ एशिया में 2 बड़े खतरे झेल रहे हैं। पहला तो ये कि आज पाकिस्तान यूएस इग्नोरेंस के कारण न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका है, और दूसरा वो टेररिस्ट के लिए एपिसेंटर बन गया है, जिससे निपटने के लिए दूसरे देश खुले तौर पे अटैक भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अमेरिका की कंसर्न तभी सामने उभर कर आए जब AQ खान ने दूसरे एंटी अमेरिकन या हॉस्टाइल कंट्रीज को न्यूक्लियर आइटम सेल करना शुरू कर दिए। 2003 में ईरान और लीबिया द्वारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के समक्ष पाकिस्तान बैक्ड ब्लैक मार्केट से इन आइटम्स को परचेज करने की बात को एक्सेप्ट करना अमेरिका की आंखें खोलने का कारण बनी। इसके अलावा ये बात साफ हो चुकी है कि AQ खान के इन ब्लैक मार्केटिंग एफर्ट्स में वो अकेले नहीं थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट की बुक डिसेप्शन ने दावा किया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ये ब्लैक मार्केट किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसे पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया था, जिसे उसकी रूलिंग मिलिट्री ग्रुप से समर्थन हासिल था। इन बातों का सबूत ये फैक्ट भी देता है कि नॉर्थ कोरिया से डील करने के दौरान AQ खान ने पाकिस्तानी आर्मी के प्लेन्स यूज किए, जिससे सेंट्रीफ्यूग्स वहां डिलीवर किए गए थे। आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबल होने से न सिर्फ इंडिया बल्कि यूएस खुद एडवर्स इफेक्ट्स देख रहा है। इस इफेक्ट को अफगानिस्तान में तालिबान की राइज ने और सीवियर बना दिया है। यूएस ने अपने इंटरेस्ट के लिए जिस पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन का गिफ्ट दिया था वो बैकफायर करेगा, इसकी यूएस गवर्नमेंट को भी उम्मीद नहीं थी। और आज यूएस और इंडिया समेत पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि तालिबान के हाथों ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आती है तो इसका अंजाम
क्या होगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।